हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम सभी महत्वपूर्ण नियम देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वही नियम है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी अगर सीमाएं भी पूछ लेता है तो ये 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी भाई साहब हमारे एक वैज्ञानिक थे, उनके नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। m समानुपाती होती है p के। m हमारा क्या है? गैस की विलेयता है और p हमारा गैस का दाब है। घुली हुई गैस की मात्रा है m और p हमारा गैस का दाब है। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमारा विलायक इसमें भरा हुआ है, इसमें हम ऑक्सीजन गैस मिलाना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा KH। KH हमारा क्या है? हेनरी नियतांक है। P हमारा क्या है? गैस का दाब है। M हमारा क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा है। तो आई होप कि आपको यह नियम क्लियर हो गया होगा। इसका आप अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम इसकी सीमाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो हेनरी के नियम की निम्न सीमाएं हैं। सबसे पहली सीमा है कि यह सिर्फ तनु विलयन पर लागू होता है। ये जो हेनरी का नियम है ये तनु विलयन पर लागू होता है। हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है। यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। तो ये रहा हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं। अब इसके हम अनुप्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अनुप्रयोग ये हैं कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने में, अभी जो गोताखोर होते हैं जब पानी में कुछ खोजने के लिए डुबकी लगाते हैं तो सांस लेने के लिए हेनरी का नियम का ही उपयोग करते हैं। दूसरा, शीतल पेय पदार्थों में, आप ये जो स्प्राइट थम्स अप ये सब पीते हैं, इसमें भी प्रेशर द्वारा हेनरी गैस उसमें भरी जाती है O2। तो ये हो गई। फिर फेफड़ों की क्रियाविधि में और पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में। तो आई होप कि आप इसके अनुप्रयोग भी क्लियर हो गए होंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और इसकी सीमाएं भी लिखिए। इस तरीके से अगर पूछता है तो ये भी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। अब हम राउल्ट का नियम देखने जा रहे हैं। तो आपको लिखना है कि हमने एकदम सिंपल शब्दों का उपयोग किया हुआ है कि राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्यशील विलेय पदार्थ, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान उसके मोल प्रभार, या जिसको हम मोल अंश भी बोलते हैं, मोल अंश के बराबर होता है। तो ये अपेक्षिक अनुमान है, इसे विलेय का मोल अंश। अपेक्षिक अनुमान P0 माइनस PS अपान P0 बराबर N/N+N। और N+N हमारा अगर N के बराबर हो जाए तो इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। फिर N क्या है? हमारा मोल है। मोल क्या होता है? भार बटे अणु भार। तो हमने भार बटे मास बटे मोलर मास रख रखा है, इधर वही फॉर्मूला है। फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपान कैपिटल W। P0 क्या है? हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। PS क्या है? S का मतलब होता है सॉल्यूशन, तो विलयन का वाष्प दाब है। तो आई होप कि आपको यह नियम क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट करिए पहले डेरिवेशन का, देन फिर आप थ्योरी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके सीमाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इसकी राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो राउल्ट की नियम की सीमाएं निम्न हैं। सबसे पहली सीमा है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। उसमें भी यही सीमा थी कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। फिर यह अवाष्पशील, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। अवाष्पशील पदार्थों उसके विलयन पर लागू होगा। यह अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं होता है। और विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के विलय राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। तो ये इसकी हो गई सीमाएं। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट नियम हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम।
कोलराउस का नियम कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसका अनुप्रयोग भी अगर पूछेगा तो हम फिर बता दें, 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो क्या है कि कोलराउस के नियम के अनुसार, कोलराउस भी हमारे एक वैज्ञानिक थे, उनके नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब ये हमारी अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता बराबर है धनायन पर मोलर चालकता प्लस में ऋणायन पर मोलर चालकता, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर हमने यहाँ पर ले लिया है एक विलयन, उसमें हमने नमक को घोला है, तो ये हमारा नमक NaCl और Na+Cl- आयनों में टूट गया है और ये हमारा जल है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसके अनुप्रयोग की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इसका अनुप्रयोग क्या है। तो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग हम वियोजन की कोटि ज्ञात करने में करते हैं। कहाँ करते हैं? वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। अब वियोजन की कोटि ज्ञात कैसे करते हैं कि किसी सांद्रता पर अब विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो ये चीज हो गई। उसके बाद फिर हमारा क्या है कि वियोजन की कोटि का फॉर्मूला क्या है, तो इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अनंत किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो अल्फा बराबर डेल्टा CM बटे डेल्टा M। सी का मतलब है सांद्रता पर और इन्फिनिटी का मतलब है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये रहा कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि इसका प्रयोग हम वियोजन की कोटि ज्ञात करने में करते हैं। अब हम नेक्स्ट नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो अगर एक नियम पूछेगा तो 3 नंबर में, दोनों नियम पूछेगा तो कम से कम 5 नंबर में, 4 नंबर में क्वेश्चन ये बनता है। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, प्रथम नियम है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के अनुपाती होती है। अब मुक्त पदार्थ की मात्रा को हम W से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को आप जानते ही हैं कि हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो Q हमारा जो है वो W हमारा जो है वो समानुपाती हो जाएगा Q के। अब आप जानते हैं कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट आता है Z हमारा क्या है? Z हमारा रासायनिक तुल्यांक है और Q बराबर होता है I/T। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो हमने Q के जगह पर I/T रख दिया है। तो यही हमारा हो जाएगा W बराबर ZIT, ये हमारा हो जाएगा इसका नियम, कोलराउस का प्रथम नियम। और इसमें हमने यहाँ पर एक विलयन ले रखा है, एक पात्र में हमने NaCl का विलयन ले रखा है और हमने 2 इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, धनायन और ऋणायन। तो इस तरीके से हमारा कोलराउस का प्रथम नियम है। अब हम कोलराउस के सेकंड नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कोलराउस का द्वितीय नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, किसके? कोलराउस के द्वितीय नियम के अनुसार कि यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रोड है, एक प्रथम इलेक्ट्रोड है, एक दूसरी इलेक्ट्रोड है। तो इसमें हम इसका हमारा E1 W1 समानुपाती हो जाएगा E1 के और W2 समानुपाती हो जाएगा E2 के। जब दोनों समीकरणों को हम मिलाएंगे तो W1 बटे W2 बराबर आ जाएगा E1 बटे E2 के। इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख रखा है कि W1 बटे W2 बराबर आ जाएगा हमारा E1 बटे E2 के। तो ये हमारा कोलराउस का वो है वैद्युत अपघटन का सेकंड नियम। तो हमने सबसे पहले हेनरी के नियम के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने और इसके अनुप्रयोग और सीमाएं भी हमने बताई, फिर हमने राउल्ट के नियम के बारे में डिस्कस किया, उसकी हमने सीमाएं बताई, उसके बाद फिर हमने कोलराउस के नियम के बारे में डिस्कस किया, उसके हमने अनुप्रयोग भी बताए और अब हम वैद्युत अपघटन के फैराडे का नियम डिस्कस कर लिए। इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हमने 4 नियम बताए हैं। इन चारों नियम में से एक ना एक नियम आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।